नमस्कार दोस्तों, मैं नवल किशोर शर्मा आज आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 9 और 10 का जो कॉमन टॉपिक है अपने पास में परमाणु संरचना उसको लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के अंदर हमारे पास में कई प्रकार की दिक्कतें हैं। बच्चे घर बैठ करके अपने स्कूल एजुकेशन को लेकर चिंतित हैं। उन सभी समस्याओं को देखते हुए आज मैंने ये प्रयास किया है ताकि अपने 10 वर्षों के अनुभव के द्वारा मैं कक्षा 9वीं और 10वीं क्लास का जो विज्ञान के रिलेटेड टॉपिक हैं जो उनके एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उनसे संबंधित मैं कुछ जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँ ताकि घर बैठ करके आप अपनी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट जारी रख सकें। और उसी को लेकर के आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक है वो है अपने पास में परमाणु संरचना। जैसे कि आप जानते हैं परमाणु क्या है। बात करते हैं हम किसी पदार्थ की, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ को बनने के लिए उसकी जो मूलभूत इकाई, जैसे कि मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका किसी भी पदार्थ की मतलब किसी भी जीव जंतु की, जीव हो, पादप हो या जंतु हो, उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई हो। उसी प्रकार से हमारे पास में किसी भी पदार्थ की जो मौलिक इकाई होगी, सूक्ष्मतम इकाई होगी, वो सूक्ष्मतम इकाई होगी मेरे पास में परमाणु। यानी कि किसी भी पदार्थ का वह मूल कण या वह सूक्ष्मतम कण जिसको डाल्टन के अनुसार अविभाजित बताया गया है, अविभाजित कहा गया है, उसे हम परमाणु कहेंगे। हालांकि भारतीय जो फिलोसफी है, भारतीय जो अवधारणाएं हैं, उनके अनुसार सबसे पहले महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में जानकारी दी कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया। लेकिन आधुनिक युग में वर्तमान में सबसे पहले अगर परमाणु की खोज किसने की है तो वो है डाल्टन। यानी डाल्टन दुनिया का वह एकमात्र पहला वैज्ञानिक था। इसने आज से लगभग 200 वर्ष पहले ये चीज क्लेरिफाई किया, बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं माना जाता है। वर्तमान में डाल्टन ने जब ये चीज बताई कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, उसके लगभग 80 वर्ष बाद में जब ये जाना गया कि परमाणु के अंदर क्या है, तो माना गया, उसके अंदर देखा गया कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है और परमाणु के अंदर बहुत सारे या कई प्रकार के कण पाए जाते हैं और उन कणों को आज हम जानते हैं। जैसे कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होंगे। परमाणु के जो नाभिक होता है, नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। तो मूल रूप से परमाणु में 3 प्रकार के कण, मौलिक कण खोजे गए। शुरुआत हुई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वो चीज हमारे लिए देखने की बात। इसके अलावा जेम्स चैडविक ने जैसे न्यूट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन जो है अपने इसके नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन किसी भी पदार्थ के तत्व का जो है परमाणु क्रमांक का निर्धारण करता है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कई सारी उदाहरण हमारे को इसमें पढ़ने को मिलेगी। अब देखो बात आती है परमाणु की। परमाणु क्या है? परमाणु वो मौलिक कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यानी कि परमाणु ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु का एक रासायनिक अभिलेख जो है होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं, ठीक है। ये वो मौलिक कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यानी कि फिर अणु क्या है? अणु वो है जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के संयोग करते हैं तो उसे हम परमाणु का अणु कहते हैं। और अणु क्या होगा? क्या एक ही प्रकार के परमाणु होना आवश्यक है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु में एक से अधिक प्रकार के परमाणु, किसी भी अणु में एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। यदि समान परमाणु हैं तो वो समपरमाणु कहलाएगा और अगर अलग-अलग तत्वों के परमाणु उसमें पाए जाते हैं तो वो विषम परमाणु। जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक पदार्थ है H2O। H2O ये क्या है अपने आप में? ये अणु है। ये क्या है? अणु। अणु क्यों है? क्योंकि इसके अंदर
एक से अधिक, यानी परमाणु तो क्या है, सूक्ष्मतम कण जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, डाल्टन के अनुसार, लेकिन वर्तमान की बात है, ठीक है। लेकिन परमाणु सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में साधारणतया नहीं पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए। अगर मान लीजिए कोई भी अणु है और उस अणु के अगर कोई भी परमाणु, उस अणु में उपस्थित परमाणु जो है, अगर उनको भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेना है तो वो भी परमाणु के रूप में ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। यानी कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अगर देखें तो अणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। यानी किसी भी पदार्थ को का जो कण है, अगर सूक्ष्मतम कण वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, साझा करेगा, अगर किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करेगा तो इसका मतलब है कि उसको पहले किसमें जाना पड़ेगा, परमाणुिक अवस्था में जाना पड़ेगा। कौन सी अवस्था में जाना पड़ेगा, परमाणुिक अवस्था में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है वह सूक्ष्मतम कण है जिसको हम, वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। जैसे कि अब परमाणु की बात करें, जैसे तत्व है, तत्व क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तत्प्रतीक क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रतीक होगा ऑक्सीजन। और अब क्या इस रूप में ऑक्सीजन मिलेगा क्या, नहीं, इस रूप में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। किस रूप में पाया जाएगा, O2 के फॉर्म में हमारे को ऑक्सीजन मिलता है हमेशा। किस रूप में मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है। इसी प्रकार से क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होगा, तो क्या Cl रूप में पाया जाता है क्या, साधारणतः हमारे को Cl2 देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये क्या है, CH4, CH4 किसको बोलेंगे, मीथेन, ये मीथेन का, इसका नाम है मीथेन, ठीक है। इस प्रकार से परमाणु जो है ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन संयोग करता है तो हमारे पास में मीथेन है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, प्रकृति के रूप में पाया जाएगा, O2 के फॉर्म में पाया जाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन है, H2 के फॉर्म में पाया जाएगा। साधारणतया केवल सिंगल एक ही परमाणु के रूप में जो पाए जाते हैं वो सभी अक्रिय गैसें होती हैं, यानी अक्रिय गैस जो विलायक होते हैं वो हमारे को उसी फॉर्म में मिलते हैं। बाकी जो जितने भी तत्व हैं साधारणतया वो हमेशा हमारे को एक विशेष अनुपात के अंदर पाए जाते हैं, यानी विशेष अनुपात में ही वो प्रकृति में उपस्थित होते हैं। क्यों, कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से इसलिए संयोग करता है और वो इसलिए विश्व फॉर्म में रहता है क्योंकि वो अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करके स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है, और एग्जिस्टेंस प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, स्थायी होना पड़ता है। क्या करेगा उसके लिए, वो अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करता है। वो हम आगे बढ़ेंगे, अभी फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो जब उससे जुड़ी कोई चीज आएगी उसमें आपको बताया जाएगा। फिलहाल मैं बताना चाह रहा था कि परमाणु संरचना जो है वो परमाणु संरचना के अंदर लाने का तात्पर्य क्या हुआ, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। चलिए हम इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके गुणधर्म कौन कौन से हैं, परमाणु के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो परमाणु गुणधर्म की अगर हम बात करें तो परमाणु का कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है। इसके अलावा किसी भी परमाणु, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अस्तित्व अपना रखता है, यानी परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके अलावा इसके इस पदार्थ के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने शक्कर देखी, आप शक्कर को एक चम्मच भर के खाइए तो भी वही स्वाद आएगा, आप शक्कर को एक कण के रूप में खाइए तो भी वही स्वाद आएगा। नमक है, नमक का स्वाद आपने लिया है, नमक का एक छोटा सा कण भी अगर आप रखेंगे तो भी आपको खराबन महसूस होगा, और नमक अगर चम्मच भर के मुंह में रख लेंगे तब भी आपको खराबन महसूस होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ के सभी गुण जो हैं उसके परमाणु में भी उपस्थित होते हैं। यानी कि परमाणु वह एक सूक्ष्मतम कण है कि उसके अंदर उस पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं, सभी रासायनिक गुणधर्म उसके अंदर उसके पाए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो सूक्ष्मतम कण है तो उसके अंदर उस पदार्थ के सभी गुण नहीं पाए जाते हो, जी नहीं, उस पदार्थ के अंदर उसके सारे गुण मौजूद होंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसके अलावा अणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं।
एक बार और बताई थी कि कोई भी जो अणु होगा वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। वही बात आ गई कुल मिलाकर के कि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेते हैं। यदि अणुओं को भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना होता है तो पहले उनको किस पे टूटना पड़ेगा, परमाणु में टूटेगा, यानी कि परमाणु की फॉर्म में जाएगा तभी जाकर के क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम इनकी मूल जो परिभाषाएं हैं उनको एक बार वापस से रिपीट करते हैं। इसकी परिभाषा होगी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वे परमाणु कहलाते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है और उन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु आपस में किसी अन्य परमाणु से अगर संयोग करते हैं, कोई भी परमाणु यदि किसी अन्य परमाणु से संयोग करता है या किसी अन्य तत्व के परमाणु से संयोग करता है तो वो वहां एक ही परमाणु से टूटता है तो सम परमाणु कहलाएगा और उसे हम अणु कहेंगे। और यदि किसी अन्य तत्व के परमाणु से वो संयोग करता है तो परमाणु से संयोग करने के बाद में उसे हम यौगिक कह सकते हैं या फिर मिश्रण कह सकते हैं। इसी प्रकार से अब हमारे पास में बात आती है कि सब परमाणु और अणु में क्या अंतर है। हम बात करते हैं इन दोनों के अंदर अंतर देखें। ये है अपने पास में परमाणु और ये अपने पास में अणु। परमाणु और अणु में क्या अंतर है देखिए। अपने पास में पहली बात क्या करते हैं कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। जो परमाणु है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। कण जिसका साधारण स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। चलिए दूसरा है अपने पास में अणु। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण है। ये कण के रूप में प्रकृति में उपस्थित रहते हैं, रह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा अंतर है परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और अणु जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते। रासायनिक अभिक्रिया में भाग परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं
अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, क्या कारण है ऐसा? उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ इसलिए भाग लेता है क्योंकि वो अपने बलतम कोश में अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करता है। का प्रयास करता है, अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करता है। अष्टक क्या है? जब अष्टक नियम आगे बढ़ेंगे उस समय मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अष्टक क्या है। कि जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु है, परमाणु में आज ये जाना जा चुका है कि परमाणु में मूल रूप से जो है 3 प्रकार के कण खोजे गए हैं। पहला कण जो है इसमें प्रोटॉन पाया जाता है, इसके अंदर नाभिक में दूसरा कण न्यूट्रॉन पाया जाता है, तीसरे कण इसके जो है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ढूंढने का क्रम क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ढूंढे कैसे जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय कक्षाओं में वितरण कैसे होगा? उसका एक तरीका होता है। तो वो तरीका क्या है? एक सूत्र है अपने पास में 2n²। कौन सा सूत्र है? 2n²। और 2n² का मतलब क्या है? 2 यानी 2, ठीक है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लास, यानी कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं उपस्थित है उसमें कौन सी कक्षाएं हैं, कक्षा का कौन सा क्रमांक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और होल का होल स्क्वायर, तो कक्षा के जो पावर है उसका होल स्क्वायर हमें निकालना है। कैसे करेंगे? कि कक्षाएं कितने प्रकार की हैं? मूल रूप से कक्षाएं 4 प्रकार की हो सकती है, k, l, m और n। इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा? इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखिए, हम देखते हैं इसके अंदर कैसे होगा। इस कक्षाएं जैसे मान लीजिए हमारे पास में 4 प्रकार की, ये इसकी पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है और ये चौथी कक्षा है। इस प्रकार से 4 कक्षाएं हमारे पास में होती है। सूत्र कौन सा लग जाएगा? 2n²। अब इसको हम वितरण जब करते हैं कि जैसे मान लीजिए k कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा है, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 का कक्षा कौन सी है? पहली। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो 1 का वर्ग क्या बनेगा? 1। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भेजे जा सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा की अपने पास में l के अंदर जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ 2 आ जाएगा। कक्षा कौन सी है? दूसरी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसको अगर मान लीजिए 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8। कहने का अर्थ क्या हो गया? दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास में आ सकते हैं। इसी तरह है तीसरी कक्षा की अपने पास में m के अंदर वही वापस करेंगे, वापस वही फार्मूला लगाना है, होल करना है, 3 का होल स्क्वायर करना है। कितना होगा? 3 दिया 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में कितने? 18। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। इसी प्रकार से अपने पास में चौथी कक्षा n के अंदर क्या करना है? 2। इसका क्या होगा? 4 4 का करना है होल स्क्वायर। 4 चौक 16, 16 दूनी 32। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन अपने पास में आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32। तो इस प्रकार से इन कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन हमारे को कक्षाओं में वितरण करना है। अब इसका नियम क्या है वो हमें आगे देखना है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये 4 प्रकार की कक्षाएं हमारे किसी भी नाभिक के चारों ओर पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? k, l, m और n। इनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए पहले कोष में 2 भरे जा सकते हैं, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18 और चौथे कोष में 32। और यदि ये इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं तो पहले कोष को छोड़ दिया जाए, दूसरे कोष से 8 आएंगे और तीसरे कोष में यदि 8 18 नहीं होते हैं तो वहां पर भी हमारे को 8 प्राप्त होगा। ठीक है, चौथे कोष में यदि मान लीजिए 32 नहीं होते हैं तो वहां या तो 18 हो जाए या 8 हो जाए, तो उसे हम अस्तर करते हैं। ये चीजें हम आगे डीपली पढ़ेंगे, इसके बारे में विशेष जानकारी बाद में ले लेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, परमाणु क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में किस प्रकार से भरे जाते हैं, इन सब चीजों की हमारे को जानकारी होना चाहिए। और जब इन चीजों के बारे में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को पता होना चाहिए कि कोई भी जो परमाणु है वो कैसा कण है। क्या हम परमाणु को आंखों से देख सकते हैं क्या? जी नहीं, परमाणु आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्यों? उसकी
इकाई बहुत ही सूक्ष्म होती है, किसी भी परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इतना छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा कण होता है, इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि अणु भी बहुत सूक्ष्म होता है, उसको भी हम साधारणतया अपनी नंगी आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। कहने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है। परमाणु सूक्ष्म कण है। क्या है? सूक्ष्म कण है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। चलिए इसके आगे हम तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को उसका कंसेप्ट बहुत बड़ी चीज है। 10th क्लास में यदि हमारे को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, मार्क्स कलेक्ट करने हैं, तो उसका बेसिक हमारे को पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता लगेगा कि हो सकता है बहुत छोटी छोटी लगे या आपकी जानकारी में हो, लेकिन इनका जो बेसिक अगर आपके पास में है, ये आपको केमिस्ट्री समझने में यानी रसायन विज्ञान का मूलभूत भाग समझने में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जैसा कि अब हम इसके वापस मूल सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं कि सर्वप्रथम परमाणु की खोज वर्तमान आधुनिक समय में, ये आधुनिक विज्ञान जब से लागू हुआ है तब से सर्वप्रथम परमाणु की खोज किसने की? तो बता सकता है आपने? गेस करिए। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जो अवधारणा है सर जॉन डाल्टन ने दी। किसने दी? सर जॉन डाल्टन वो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया। सर जॉन डाल्टन, इन्होंने परमाणु की कुछ विशेषताएं बताई। लगभग आज से 200 वर्ष पहले सर जॉन डाल्टन नामक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है। क्या बताया उन्होंने? कोई भी पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ हमारे चारों तरफ? पेन है, कॉपी है, टेबल है, मेज है, पत्थर है, मिट्टी है, बर्तन है, इन सब का जो निर्माण है वो कहीं न कहीं सूक्ष्मतम इकाई से हुआ है। धातु ले लें, वो धातु के कणों से मिलकर बना होगा। मिट्टी ले लें, वो मिट्टी के कणों से मिलकर के बनी होगी। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में चौक है, ये चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है।